हम लोग हर तरह से सक्षम है, हर तरह से। आज की डेट में आधी रोटी नहीं पूरी रोटी खाएंगे, महापंचायत भी निपटाएंगे, राजनीति भी करेंगे और हर हक अधिकार को मांगने की कोशिश भी हम लोग करेंगे। कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है इन कार्यक्रमों को कुचल सके। आज की डेट में हम लोग इतना सक्षम हो चुके हैं। एकता का सूत्र वो ताकत रखता है जो कोई भी कार्यक्रम आप कर सकते हो, कोई नहीं कुचल सकता उसको। आइए हम बात करते हैं बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा। आज से 130 साल पहले, ज्यादा नहीं है, बाबा की कम से कम एज 80 साल 85 साल होगी, और उससे थोड़े दिन पहले की बात हम कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले की बात कर रहे हैं। एक महापुरुष ने जन्म लिया और जिसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस समय हमारे समाज की स्थिति क्या थी ये जरूर हम बताएंगे, और उस स्थिति से इस स्थिति में हम लोग कैसे आए ये हम आपको बताएंगे। उस समय हमारे समाज की स्थिति, हमारे दलित समाज की स्थिति, आपने कभी विचार किया कि जसमई ये मसूरापुर से एकदम किनारे क्यों है? कभी विचार किया आपने? कभी इस बात पे विचार किया कि हमारे समाज के लोग गांव के किनारे क्यों रहते थे? कहीं भी किसी गांव में आप देख लीजिए, हमारे समाज के लोग, हमारे समाज एससी समाज के लोग गांव के किनारे ही आपको मिलेंगे। उस समय ये स्थिति थी, माताओं बहनें ध्यान दीजिएगा इस बात पे। उस समय हमारे समाज के लोग गले में एक हांडी लटका के चलते थे, कमर में एक झाड़ू बांध कर चलते थे। जानते हैं क्यों? अगर आपको थूकने का मन करे तो उस हांडी में आप थूकेंगे, रोड पे नहीं थूकेंगे, क्यों? इस पर निकलने वाले लोग अपवित्र हो जाएंगे। ये सोच थी हमारे समाज की, और हमारे कदम पड़ते ही वो रोड हमारा अपवित्र हो जाता था, इसलिए झाड़ू बंधा रहता था कमर में। सोचिए उस स्थिति में हमारा समाज था, और उस समय बाबा साहब ने जन्म लिया 14 अप्रैल 1891, और आज है 14 अप्रैल 2021। 130 साल ठीक पहले की बात हम बता रहे हैं। और बाबा साहब ने जन्म लिया, धीरे धीरे बड़े हुए। उनके जो पिता थे रामजी राव, वो उस समय चूंकि अंग्रेजों का शासन था, उसमें एक छोटी सी नौकरी वो करते थे। तो नौकरी करते थे, और स्वाभाविक सी बात है, जो नौकरी करने वाला व्यक्ति वो चाहे छोटी नौकरी करता हो चाहे बड़ी नौकरी करता हो, उसको मालूम है कि शिक्षा की क्या अहमियत है। और इसलिए शिक्षा की जो अहमियत है उसको उन्होंने समझा, और उन्होंने बाबा साहब का एडमिशन दिलाने का तय किया कि हम बाबा साहब का, उस समय बाबा साहब नहीं कहे जाते थे, बाबा साहब तो हम लोग सम्मान के लिए कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम एडमिशन करवाएंगे, उन्होंने ये तय किया। क्योंकि वो नौकरी करते थे, उन्हें जातिवाद से ज्यादा अंग्रेजों की नौकरी करते थे। अंग्रेजों में जातिवाद जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी, वो तो हमारे यहाँ के समाज में जातिवाद व्याप्त था। लेकिन जब एडमिशन लेने के लिए बाबा साहब के पिता बाबा साहब को लेके स्कूल पहुंचते हैं, तो फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरना शुरू किया टीचर ने, वहाँ के हेड टीचर ने, प्रधानाध्यापक ने, और फॉर्म भरना शुरू किया। कहा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। पढ़ लिया, और जैसे ही बात आई कि जात क्या है, वैसे उन्होंने बताया महार जात। जैसे करके हम लोगों की चमार जाति है, ऐसे ही वहाँ महाराष्ट्र में और क्या नाम मध्य प्रदेश में मऊ छावनी की बात है, वहाँ पर महार जात हुआ करती है, आज भी होती है। जैसे ही उसे जात का नाम सुना, चौंक गया वो टीचर, और उस फॉर्म को फेंक दिया कि नहीं, आपका एडमिशन नहीं हो सकता। अब वो छोटा सा बालक जो शिक्षा की जिद कर रहा था कि हम पढ़ने जरूर जाएंगे, उसको लेकर रामजी राव वापस आते हैं, तो बच्चा ये पूछता है कि पापा ये तो बताओ, हमारा एडमिशन काहे नहीं लिया गुरुजी ने? चुप हो जाओ, चलो घर में चल के समझाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों का शासन चल रहा था, और बाबा साहब के पिताजी उस समय नौकरी करते थे अंग्रेजों की, इसलिए उन्होंने सिफारिश लगवाई
और सिफारिश लगवाई। फिर उसके बाद विद्यालय पहुंचे तो कहा, जब दबाव पड़ा, स्वाभाविक सी बात है, जब दबाव पड़ता है तो आदमी कहता है चलो भाई ठीक है, काम तो हम करेंगे लेकिन कुछ शर्तें हैं। और 4-5 शर्तें बहुत कठिन रख दी बाबा साहब के सामने कि देखो भाई पढ़ाएंगे तो हम, लेकिन जहाँ देखो ये बालक उन बालकों के साथ नहीं बैठेगा जो बालक यहाँ पर सभी पढ़ते हैं, पूरे गांव के, पूरे समाज के, वहाँ पर ये नहीं बैठेगा, बल्कि जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते हैं वहाँ पर ये बैठेगा बच्चा। बाबा साहब का मुझे मंजूर है, हम बैठेंगे वहाँ, बैठ के पढ़ लेंगे। ये जो मूर्ति इस साइड में आप देख रहे हैं बाबा साहब की है, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उन्हीं की आज इन्हीं का जन्मदिन है। जैसे हम लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक इसी तरह से क्या बाबा साहब का नहीं मनाना चाहिए? अभी हम आपको और बताएंगे। पहली शर्त रखी गई कि भाई वहाँ बालक ये बैठेगा जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते सभी बच्चे। उसने कहा, बाबा साहब ने कहा कि बैठेंगे, हम पढ़ेंगे। शर्त मंजूर बाबा साहब ने कर ली। और इसके बाद दूसरी शर्त सुनिए कि ये बालक, ये जो घड़ा रखा है इसे हाथ नहीं लगाएगा पानी पीने के लिए, इसमें हाथ नहीं लगा सकता है। इसको कोई पानी पिलाएगा तो ये पिएगा, अदरवाइज नहीं पिएगा। दूर से पानी, हम लोगों ने देखा है दूर से पानी, अभी भी कहीं कहीं है। दूसरी कंडीशन बाबा साहब ने हमें मान्य है, लेकिन हम शिक्षा जरूर ग्रहण करेंगे, ये उन्होंने संकल्प किया। तीसरी शर्त रख दी गई कि ये बालक स्कूल से कोई बैठने का साधन उसको नहीं मिलेगा, बोरी बिस्तर जो भी लाएगा वो अपने साथ अपने घर से लाएगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह की शर्तें जो बाबा साहब के सामने रखी। अब जरा यहीं पे आप सभी लोग विचार कर लीजिए, क्या जब हम अपने इन बच्चों को एडमिशन दिलाने जाते हैं स्कूल में, क्या हमारे इन बच्चों के समक्ष ऐसी कोई शर्त लगाई जाती है? नहीं लगाई जाती है। बल्कि आप सच में आपको बता रहे हैं, अगर आप एडमिशन दिलवाने जाओगे, टीचर वहाँ का कहेगा आओ मैडम बैठो, पहले बैठिए, कुर्सी डालेगा आपके लिए, कुर्सी पे बैठा लेगा, मान सम्मान के साथ बैठा लेगा। ये जो मान सम्मान प्राप्त किया है वो बाबा साहब की देन है। जोरदार तालियां दीजिए सभी बाबा। आज अगर वो प्रश्न, वो शर्तें हमारे बच्चों के सामने नहीं रखी जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है ये अधिकार भी बाबा साहब ने दे दिया। कैसे दिया हम आपको बताने वाले हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग जनरली तौर पे ये कहते हैं कि हमारी नौकरी लग जाएगी तो कोई जात पात नहीं होगी। आज भी जात पात कितना भयंकर जात है। हम आपको पता है, हमारे यहाँ टीचर हैं, पारसी समाज के हैं, पारसी समाज के हैं, और वो आए, उनको ठठिया में कमरा नहीं दिया गया, कमरा नहीं दिया। फिर अंततः खैर उन्होंने अपना एक मकान छोटा सा ले लिया, खरीद लिया। आज भी वो स्थितियां व्याप्त है। आप तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, इतना मान सम्मान जो दिलाया वो बाबा साहब की देन है। इसके बाद बाबा साहब जब पढ़ते गए, ये सब प्रश्न उठाते हुए, एक बार बाबा साहब से एक प्रश्न पूछा गया। जैसे करके स्कूलों में अधिकारी नहीं आ जाते, एकदम छापा पड़ जाता है तो सब लोग सन्नाटे में हो जाते हैं। अधिकारी आ गया तो बाबा साहब ने, मतलब ये पूछा गया, सभी लोगों से पूछा गया, बच्चों से पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। देखना कितना घोर जज्बा था उस समय। तो आपको बताएं, किसी बच्चे ने कहा कि सूर्य है, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी ने कहा चंद्रमा है, देख सकते हैं नहीं छू सकते हैं। किसी ने कहा बादल है, देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जानते हैं क्या जवाब दिया? ये सामने जो घड़ा रखा है, ये घड़ा रखा है, इसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। इतना भयंकर जातिवाद उस समय था। ये उनके जवाब में। तो ये इस तरह कंडीशन थी। कक्षा 10 में बाबा साहब आ गए और जिस स्कूल से बाबा साहब ने कक्षा 10 किया उसमें टॉप किया उन्होंने। और जब टॉप किया, सबसे ज्यादा नंबर बाबा साहब लाए, तो वहाँ के जो राजा
हुआ करते, पहले राजा हुआ करते थे 1950 से पहले, सयाजी राव गायकवाड़, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो सयाजी राव गायकवाड़ को पता चला कि कोई दलित का बच्चा जो है टॉप किया है हाई स्कूल में। हम लोगों को याद होगा जब हम लोग हाई स्कूल पास करते तो बतासा बांटे जाते थे। अब कभी किसी ने देखा है कि हाई स्कूल बच्चा 5,000 पता नहीं चलता पास हो गया। बहुत कंडीशन बदल गई। और उस समय कंडीशन 130 साल पहले की सोचिए, हाई स्कूल टॉप किया बच्चे ने, बाबा साहब ने उस स्कूल में। राजा साहब को पता चला, सयाजी राव गायकवाड़ को पता चला, और वो खुद घर चलकर आए। कोई राजा किसी बच्चे के घर जाएगा, सोचिए जरा। लेकिन उस समय के राजा सयाजी गायकवाड़ को समझ गए कि ये बालक इस देश की तस्वीर बदलने वाला है, और उनके घर पे चल के गए। उन्होंने कहा, उन्होंने स्कॉलरशिप दिया, जैसे करके वजीफा मिलता है बच्चों को, वही चीज उस समय उन्होंने कि हम आपको वजीफा देंगे अपने राज्य की तरफ से, तुम्हारे जो योग्य शिक्षा है वो विदेश में है, यहाँ पे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाओगे। उन्होंने विदेश भेज दिया बाबा साहब को, लेकिन एक शर्त रखी कि भाई देखो, हम स्कॉलरशिप देंगे, वजीफा देंगे आपको, और आप जो है पढ़कर जब आओगे तो भाई हमारे यहाँ नौकरी करोगे 1 साल, तब तुम्हारा ये हम अदा करेंगे। बाबा साहब जब इतनी कठिन परिस्थितियां उन्होंने मंजूर कर ली, ये तो बहुत आसान चीज है। कोई अगर हमारे बच्चे से कहे कि भाई चलो हम 2 लाख रुपया देंगे और तुम जाओ MBBS डॉक्टर बन के आओ, और 1 साल जो हमारे अस्पताल में पहले नौकरी करना, उसके बाद भाई चाहे जा नौकरी करना जाके, तो कौन नहीं मान लेगा। बाबा साहब ने ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमें पैसा भी दे रहे हैं और नौकरी भी दे रहे हैं। अब देखना आगे कितनी लोग जैसे कहते हैं नौकरी लग गई तो अब तो हम कोई जात पात और कुछ नहीं है। बच्चों बात नहीं करोगे, चुप रहो, इनको नीचे उतार दो बच्चों को, तो चुप बैठो, बात करो। तो बाबा साहब पढ़कर लौटते हैं, अपने जो उन्होंने वादा किया राजा साहब से, तो वादा के मुताबिक वो आए वापस, और सीधे राजा साहब के आ गए कि देखिए हम पढ़कर आ गए हैं। और तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, जैसे करके DM होता है जनपद में, इसी तरह का पहले राजा का एक मतलब सचिव होता था, उस तरह से उन्हें वो पोस्ट दे दी बाबा साहब को, बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट दे दी। बाबा साहब क्योंकि इंग्लैंड से पढ़कर आए थे, उन्होंने सोचा अब इंग्लैंड में कोई जात पात नहीं, दूसरे देशों में कहीं जात पात जैसी कोई चीज नहीं थी, ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी वहाँ पे, और इसलिए वो वहां से पढ़कर आए। उन्होंने कहा अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आए और उन्होंने ऑफिस में जाके ऑफिस में अपना स्थान ग्रहण किया, कुर्सी बैठ गए, और चपरासी से पानी मंगाया। जब चपरासी से पानी मंगाया तो चपरासी ने पानी नहीं दिया, कि देखिए आपका वो घड़ा रखा है, उसी में आप पानी पी लीजिए, उठा के पी लीजिए। चपरासी से फाइल मंगाई, तो चपरासी ने फाइल जो है जैसे ले आया और ऐसे दूर से फेंक दिया बाबा साहब के पास, कि भाई अगर मान लीजिए चपरासी ऐसे पकड़े हैं और बाबा साहब पकड़ लेंगे तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे। तो ये सोच के जो है फाइल दूर से फेंक देता था चपरासी। बाबा साहब तो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, उन्हें ये चीजें मालूम ही नहीं थी, और वो इतना पीड़ित हो गए कि 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और राजा साहब से कहे, उन्होंने कहा कि राजा साहब हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, और आपका जो पैसा है वो हम अदा कर देंगे, किसी तरह से अदा कर देंगे। और उन्होंने वहाँ से वो निकलते रहे। इसी तरह से जब वहाँ नौकरी करने के लिए आए तो उन्हें कहीं कमरा नहीं मिला, तो एक उस समय ये जो अंग्रेज रहते थे, इनका क्रिश्चियन मठ था, उसमें जाके रुके, लेकिन वहाँ भी पता चल गया लोगों को, वहाँ से भी मार पीट के भगाया गया। मतलब 7 दिन के अंदर बाबा साहब की ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको हम अगर बयां करेंगे तो आपके आंखों में आंसू आए। सच में बाबा साहब वहाँ नौकरी छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं कि अब हम अपनी पढ़ाई जो अधूरी रह गई वो हम पूरी करें। और वहाँ से चलते हैं, बड़ोदरा एक स्थान है, और वहाँ एक बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ जाते हैं। ट्रेन 2 घंटे लेट होती है, जो उनकी ट्रेन है
जाने के लिए वो 2 घंटे ट्रेन लेट थी तो वो उस पेड़ के नीचे वो बैठ गए। वो स्थान आज भी यादगार है गुजरात के अंदर। तो वहां बैठ जाते हैं और बैठने के बाद रोना शुरू कर दे, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। और जानते हैं क्या, रोते रोते एकदम उनके दिमाग में आया कि जब हम इतना पढ़े लिखे हैं, इतनी डिग्रियां हासिल करके हम यहाँ पे आए और सबसे ऊंचे पद पर, जैसे करके डीएम होता है, डीएम के पद पे एक तरह से, और इसके बावजूद हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना शोषण हुआ, इतना जातिवाद हुआ, तो आखिर हमारा ये सामान्य जनमानस है, इसके साथ कितना अत्याचार होता होगा। और वही रोते रोते बाबा साहब ने अपने आंसुओं को पोंछा और पोंछने के बाद अपने आप को संभाला और संभालते हुए एक संकल्प लिया। और वो दिन था 23 सितंबर 1917। 23 सितंबर 1917 को एक संकल्प लिया कि हम अपने समाज को, हमारा जो दलित समाज है, हमारा जो शोषित समाज है, उस समाज को इस जातिवाद की बेड़ियों से निकालने का काम करेंगे। यदि हमने अपने समाज को इस जातिवाद की बेड़ियों से निकाल कर बाहर नहीं निकाला, सम्मान की जिंदगी नहीं दिला दी, तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। ये संकल्प बाबा साहब ने लिया। सोच कर देखिए, एक बालक जो जातिवाद से उभर कर पढ़ाई करके किसी तरह से आया था, अगर वो चाहता तो एक बढ़िया सी नौकरी अपना आराम से करता रहता, अपने परिवार का पालन पोषण करता रहता, परिवार आगे बढ़ता रहता, समाज का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन उन्होंने नहीं ये सोचा कि जब हम नौकरी कर रहे हैं और हमारे सामने इतनी विषम परिस्थितियां हैं, इतना जातिवाद, इतना शोषण होता है, तो हमारा सामान्य समाज के, उन्होंने संकल्प लिया। और एक समय आया जब भारत आज़ादी की कगार पर पहुंचा, जब भारत को आज़ादी मिली, तो भारत का जो संविधान है, हम बहुत लंबे उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे कभी कार्यक्रम, अभी पहला कार्यक्रम है, अभी आपके बैठने की क्षमता भी नहीं, समय भी अलग है। नेक्स्ट टाइम जो कार्यक्रम करेंगे, हम पूरी टीम बुलाएंगे और बहुत धुआंधार कार्यक्रम करेंगे, टेंट लगेगा, साउंड, सारी चीज़ें रहेंगी। इस बार अभी हम कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त कर रहे हैं। जब भारत का संविधान बाबा साहब को लिखने का मिला, तो जानते हैं किन किन चीज़ों का उन्होंने व्यवस्था किया है। ये समझ लीजिए किन किन चीज़ों का व्यवस्था बाबा साहब ने की। पहली व्यवस्था उन्होंने हमारे लिए की कि राजनीति का अधिकार मिलना चाहिए, हमारे समाज को भी राजनीति का अधिकार मिलना चाहिए। जिस समय बाबा साहब ने वोट का अधिकार उसमें सम्मिलित किया, तो डिस्कशन होता था, चर्चा होती थी संसद के अंदर, और जानते हैं 24 घंटा चर्चा होती थी एक एक प्रश्न को लेकर। और जब वोट के अधिकार देने की बात आई, तो जो मनुवादी समाज था, ब्राह्मण समाज था, उसने ये कहा, वहां पर मौजूद लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं होगा, वोट का अधिकार सभी को मिलेगा। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से एज पूरी करेगा, वो सभी वोट करेगा, सभी वोट कर सकता है। और उन्होंने सोच लिया था कि जब हमारा समाज वोट करेगा, तभी तो दूसरे समाज के लोग वोट मांगने आएंगे, और जब वोट मांगने आएंगे तो हमारा समाज कहेगा कि देखिए हमारे पास मकान नहीं है, आप मकान दोगे तो हम सबको वोट देंगे। अपनी मांग को रख सकेगा हमारा समाज। अदरवाइज उनकी अगर बात मान ली होती, तो पढ़ा लिखा समाज कौन था 1950 में, बताइए मुझे। अपना समाज तो था नहीं पढ़ा लिखा, वही लोग पढ़े लिखे थे, वही वोट करते, उन्हीं का मुख्यमंत्री होता, उन्हीं का प्रधान होता, उनका प्रधानमंत्री होता। और जब उन्हीं का सब कुछ होता, तो वही व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही थी राजा बनने की, वही राजा बनते, और हम लोग नौकर बने रहते, जीवन पर्यंत नौकर बने रहते, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकर बने रहते। लेकिन ऐसा बाबा साहब ने नहीं किया, हम सभी को वोट का अधिकार दिया। और कल ये सुनहरा अवसर वोट देने का है, वोट जरूर सब लोग करिए। ये बाबा साहब के द्वारा दिया गया हथियार है, दिया गया अधिकार है। दूसरी जब बात आई, जब ये अधिकार दिलाकर बाबा साहब बाहर निकल रहे थे, अभी उस दिन मीटिंग में भी हमने इस बात को जिक्र किया, जब संसद से बाहर निकल रहे, ऐसे स्वाभाविक सी बात है, कोई अधिकार अगर मान लीजिए, आज जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए हमारे गांव में, जरूर लगेगी। हम आपको कहते हैं, अम्बेडकर पार्क आपके पास है, मूर्ति भी आपके यहाँ लगेगी, 100% लगेगी। और जिस दिन सोचो मूर्ति लग जाएगी, हमारे आप सबके चेहरे पे मुस्कान होगी कि नहीं होगी। बाबा साहब ने एक संविधान जो लिखा, उसमें हमारे समाज को वोट देने का अधिकार दिया। बाबा साहब जब संसद से बाहर निकले, तो एक ऐसे मनवादी व्यक्ति मिल गया,
कहने लगे बाबा साहब आज बहुत मुस्कुरा रहे हो आप। जनरली तौर पे बाबा साहब सूट बूट में रहते थे हमेशा, और जनरली तौर पे देखिए ड्रेस उनका आप देख सकते हैं, बहुत शानदार ड्रेस पहनते। महात्मा गांधी हमेशा कुछ ही कपड़ों में रहते थे, लेकिन एक बार ऐसे पूछा गया बाबा साहब कि तुम्हारा समाज नंगा समाज है, शोषित समाज है, बहुत कम कपड़ों की व्यवस्था नहीं उनके पास है, और तुम सूट बूट में रहते हो, तुम क्या अपने समाज को। तो बाबा साहब कहते थे कि देखिए हम सूट बूट में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अपने समाज को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा खाली जवाब। और आज हम आपसे कहते हैं कि आज अगर हम सूट बूट में हैं, हमारे सभी लोग देखिए बढ़िया से कपड़े पहने बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ये बाबा साहब की देन है, हम उनका अनुसरण करते हैं। तो इस तरह से बाबा साहब जब वहाँ निकल रहे थे तो उसने जब प्रश्न किया कि बाबा साहब आज बहुत खुश लग रहे हो, आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई है कि आज आप बहुत खुश हो, तो समझ लेना बाबा साहब ने क्या जवाब दिया। बाबा साहब ने कहा देखिए अभी तक जो राजा बनता था वो रानी के पेट से बनता था, यानी कि आपको मालूम है जैसे पहले जमींदार होता था, फिर उसका लड़का भी जमींदार हो जाता था, फिर लड़के का लड़का जमींदार हो जाता था। कभी ऐसा लगा कि हमारे समाज से कोई जमींदार हुआ? कभी नहीं, कभी नहीं। तो बाबा साहब ने कहा कि राजा पहले बनता था रानी के पेट से, लेकिन अब नहीं बनेगा। हमने भारतीय संविधान में व्यवस्था कर दी है, अब जो राजा बनेगा वो जनता के वोट से बनेगा और मतपेटी से निकलेगा। वो राजा रानी के पेट से नहीं निकलेगा, मतपेटी से राजा बनेगा। ये बात कह दी। और जानते हैं अपोजिट व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा बाबा साहब आप भूल कर रहे हो, आपका समाज गरीब है, आपका समाज इस समय शोषित समाज है, कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है। हम उसको खरीद लेंगे, और जब हम खरीद लेंगे तो वोट हम जहाँ कहेंगे वहाँ वो वोट करेगा। और सच्चाई ये है कि आज भी हमारा समाज बिक जाता है। और जानते हैं बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने संविधान में वोट का अधिकार नहीं दिया, संविधान में ये अधिकार नहीं दिया कि कोई भी वोट कर सकता है, लेकिन हमारा समाज कमजोर है। आप खरीद लोगे, आज पैसे के दम पे आप खरीद लोगे, आपके पास पैसे धन दौलत है, आप खरीद लोगे। लेकिन जिस दिन हमारा समाज जागरूक हो गया, जिस दिन समाज ने एक इस वोट की कीमत को समझ लिया, उस दिन तुम्हारे जैसे लोग हमारे समाज के लोगों का जूता का जो फीता है वो बांधने में गर्व महसूस करेंगे। ये बात बाबा साहब ने, और वो जरूरत इस बात की है, इस वोट की कीमत को समझना है। ये बाबा साहब ने कहा था, हम अपने तरफ से आज कुछ भी नहीं बोलेंगे, अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया हमारे समाज को। उन्हीं की कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से बाबा साहब ने क्या क्या अधिकार दिलाए। इसके बाद दूसरा, पहला अधिकार वोट का अधिकार दिलाया कि भाई हमारा मुख्यमंत्री भी बन सकता है। मुख्यमंत्री हमारा देखिए बना उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बन पाया, उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा। और इसके बाद शिक्षा का अधिकार दिलाया कि हमारे समाज को जो शिक्षा है वो समान रूप से मिलनी चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था की, नौकरी में आरक्षण, यानी नौकरी में आरक्षण का मतलब ये है कि 100 में 21 सीटें हमारे समाज को मिलनी ही मिलनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। ये बाबा साहब ने व्यवस्था किया। आज अगर हम नौकरी में हैं तो ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है। हम उनके इस चीज को हम समझ पा रहे हैं। दूसरा एक मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया, उसको बताकर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। बाबा साहब ने मूल मंत्र दिया कि शिक्षित करो, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। ये मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया। अब जरा विचार करिए, क्या हमने बाबा साहब के मूल मंत्र को माना? क्या हमने अपने समाज के लोगों, अपने समाज के बच्चों को शिक्षित किया? बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो। क्या है?
बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो पहला जो मंत्र था बाबा साहब का, शिक्षित करो। क्या हमने अपने बच्चों को शिक्षित किया? नहीं कर पाए ना, अभी भी नहीं कर पाए। अब करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें? हाथ उठाइए। कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? हाथ उठाइए। जिनके बच्चे हैं वो भी हाथ उठाएं, जिनके बच्चे कभी होंगे वो भी हाथ उठाएं। इसमें क्या है? कहने का मतलब सभी लोग, कहने का मतलब ये है, ये बहुत विचार करने वाली बात है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना तो है ही। अच्छा चलिए, सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो। मान लीजिए हमारे 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे में एक को तो पढ़ा सकते हो, एक को भी नहीं पढ़ा सकते। अगर एक को भी नहीं पढ़ा सकते हैं तो हमारा जीना बेकार है। ये ध्यान रखना इस बात को। आपका जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। परिवार में अगर एक भी बच्चे को हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसका मतलब वो कमी हमारी है। वो हमारे जो माँ बाप हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, उनकी कमी है कहीं न कहीं। उस कमी को पकड़ो, उस कमी को दूर करो। कहीं किसी तरह के सहयोग की आवश्यकता, हम आपके लिए हाजिर हैं, हमेशा हाजिर हैं। शिक्षा के लिए, शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने दिया। और आज हमारे समाज के बच्चे, ऐसा नहीं है डीएम बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। तो इस तरह से बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया, शिक्षित करो, और दूसरा का संगठित करो। और आज जान रहे, पूरा गांव अगर यहाँ एकत्र है तो ये संगठित होने का पहला कदम, संगठित होने का पहला कदम है। अभी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम जिगनी में वोट मांग रहे थे। मैंने उनसे चैलेंज किया कि आने वाले 5 साल के अंदर आप क्या बात करते हो हमारे गांव की, हम अपने गांव को यूनाइट करेंगे ही, हमारा समाज आसपास जितना होगा हम उसको भी यूनाइट करने का काम करेंगे, कर लेंगे यूनाइट। और आज देखिए, एक आह्वान पर सिर्फ दोपहर में हम थोड़ा सा समय दे पाए थे आपके यहाँ, और एक आह्वान पर, और अभी थोड़ा सा बुलावा दिया गया, आप सभी लोग एक आह्वान पर बाबा साहब की इस जयंती में एकत्र हो गए। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम बनेगा। आज क्योंकि पहला कार्यक्रम था, आज ये पहला कार्यक्रम था और इसमें सभी लोग आए, इसके लिए आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी को वोट की पर्चियां मिल गई होंगी, सुबह जल्दी जाकर वोट जरूर कर दीजिएगा उसके बाद। और ये वोट का जो अधिकार है वो बाबा साहब ने दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर वोट का अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते